हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ डोमिनेटिंग डेविल, एपिसोड 7। सरगम और अर्नव दोनों इस वक्त ब्लैंकेट के अंदर थे। ब्लैंकेट के अंदर का माहौल काफी गर्म था और सरगम अर्नव से चिड़ी हुई थी क्योंकि अर्नव उसका साइंस टीचर बन पड़ा था। वो दोनों आपस में साइंस के चैप्टर 8 को लेकर बैठे थे। तभी अचानक से घड़ी में आवाज आई और दोनों कुछ पल के लिए खामोश रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि रात के 12 बज चुके हैं और अगला दिन शुरू हो गया है। अर्नव ने ब्लैंकेट को दोनों के चेहरों के ऊपर से हटा दिया और घड़ी की तरफ देखा जिसमें रोशनी थी। सही में 12 बज चुके थे। सरगम अर्नव के चेहरे को देख रही थी और फिर अचानक उसने झुककर उसके गालों पर किस किया और कहा, हैप्पी बर्थडे। सरगम के ये कहने पर अर्नव थोड़ा चौंका और फिर उसने अपने चेहरे को घुमाकर सरगम की तरफ देखा। सरगम के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो बोली, हैप्पी बर्थडे हीरो। आज अर्नव का 22वां बर्थडे था। अर्नव के चेहरे पर भी एक स्माइल आई और वो सरगम के ऊपर से हटकर दूसरी साइड आ गया और बोला, थैंक यू सो मच। सरगम ने अर्नव को देखा और बोली, आपको क्या चाहिए इस बर्थडे पर? अर्नव ने कहा, नथिंग। सरगम बोली, ऐसा कैसे नथिंग, कुछ तो चाहिए होगा ना? अर्नव ने कहा, तुम दोगी जो मुझे चाहिए होगा। सरगम ने अपना सिर हाथ में लाया और कहा, कोशिश करूंगी। मैं पापा को बोलूंगी कि वह आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आए। अर्नव ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नहीं, उस गिफ्ट का कोई मोल नहीं है। वो गिफ्ट मार्केट में नहीं मिलता। सरगम ने बड़ी मासूमियत से कहा, अगर मार्केट में नहीं मिलता तो मैं आपके लिए कैसे लेकर आऊंगी? अर्नव ने उसके गालों पर अपने होंठ रखे और कहा, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर है। तो क्या तुम मुझे दोगी? इसके बाद अर्नव ने उसके गालों को किस करना शुरू किया। सरगम के हाथ अपने आप अर्नव के कंधे पर आकर उसे दबाने लगे। सरगम की बॉडी में अलग सा सेंसेशन हो रहा था और वो बोली, मेरे अंदर गिफ्ट है, मतलब? अर्नव ने उसे सीधे बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आया। फिर बोला, हाँ, तुम्हारे अंदर गिफ्ट है, लेकिन अभी मैं वो गिफ्ट नहीं ले सकता। जब सही समय आएगा तब ले लूंगा। सरगम ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अर्नव उसके चेहरे पर झुका और उसकी नाक पर अपनी नाक रखते हुए उसे शरारत में कहा, कोई बात नहीं, बड़ी हो जाओगी तब समझ में आ जाएगा। और हाँ, तुम आज साड़ी में सच में बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैं चाहूंगा कि कल जो बर्थडे पार्टी होगी तुम साड़ी ही पहनना। सरगम ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। कितनी मुश्किल से आज निकली है ये साड़ी। अर्नव बोला, तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा अगर तुम साड़ी नहीं पहनोगी। सरगम बोली, अरे, मेरी साड़ी से आपका बर्थडे का क्या कनेक्शन? अर्नव बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी फ्यूचर वाइफ साड़ी पहने। सरगम बोली, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है, तो एक्स्ट्रा साड़ी कहां से आएगी? और मैं ये येलो कलर की साड़ी दोबारा नहीं पहनूंगी। अर्नव ने कहा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम ये साड़ी दोबारा रिपीट करो, कोई और साड़ी पहनना। सरगम ने कहा, मेरे पास और साड़ी नहीं है। अर्नव ने कहा, मैं दिला दूंगा। सरगम बोली, मम्मी मुझे पहनने नहीं देंगी। अर्नव ने कहा, मम्मी का पहनना छोड़ो, बस तुम ये बोलो कि तुम साड़ी पहनने के लिए रेडी हो, बाकी सब मैं खुद से एडजस्ट कर लूंगा। सरगम सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, पहन लूंगी। अर्नव के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। उसने उसे किस किया और फिर उसके साइड में आकर सो गया। अगले दिन, आज अर्नव का बर्थडे था। सरगम और अर्नव एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। तभी बाहर से आई धूप ने सरगम की नींद को डिस्टर्ब कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसकी नजर अर्नव के चेहरे पर पड़ी, जो शांति से सो रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की खामोशी और मासूमियत थी। अर्नव के हाथ सरगम की कमर पर थे और वो उसे कसकर सो रहा था। कुछ पल के लिए सरगम बस उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से अर्नव का हाथ अपनी कमर से हटाया और उसके चेहरे पर हाथ रखा। ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाया और खुद की हालत देखी, जिससे उसे काफी शर्म आई। उसने जल्दी से अपना ब्लाउज और पेटीकोट उठाकर पहन लिया। अब उसे किसी तरह से वो साड़ी दोबारा पहननी थी, क्योंकि अगर उसे ऐसे ही किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन साड़ी ठीक से नहीं हो रही थी। उसे गुस्सा आने लगा, इसलिए वो अर्नव के पास गई और उसे धीरे से उठाने की कोशिश की। हीरो, हीरो, उठो हीरो। अर्नव ने करवट ले ली तो सरगम दूसरी तरफ आई और बोली, हीरो, उठिए ना प्लीज। अर्नव की नींद खुल गई और वो आलसी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ है सरगम,
सो जाओ। सरगम बोली, प्लीज साड़ी पहनने में मेरी हेल्प कर दीजिए। अर्नव बोला, क्या साड़ी? सुबह सुबह कौन साड़ी पहनता है? सरगम बोली, अगर मैं साड़ी नहीं पहनूंगी तो कमरे से बाहर कैसे जाऊंगी? सब बहुत गलत सोचेंगे। अर्नव उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को माला और इधर उधर देखा। उसकी नजर सरगम पर गई और उसने कहा, तुमने ब्लाउज और पेटीकोट क्यों पहन लिया? सरगम बोली, तो और क्या पहनती? सब आ गए होंगे। फिलहाल सब सो रहे होंगे। तुम प्लीज ये पहनने में मेरी हेल्प कर दीजिए और मुझे गेस्ट रूम में भेज दीजिए। अर्नव ने कहा, इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं तुम्हें भेजता हूं। उसके बाद अर्नव उठा, क्लोजेट में गया और लोअर पहना। फिर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ देखा। कोई भी नहीं था। उसने सरगम से कहा कि वह साड़ी को समेटे और उसके पीछे पीछे चले। सरगम को अजीब लग रहा था, लेकिन वो फिर भी अर्नव के कहने के अनुसार उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई और फिर अर्नव उसे लेकर एक गेस्ट रूम में आया। उसने लॉक खोला और सरगम को उसके अंदर लेकर आया। सरगम ने गहरी सांस ली और अर्नव ने कमरे की हालत, जो बिल्कुल ठीक थी, उसे हल्का सा बिगाड़ दिया ताकि सबको यही लगे कि वो पूरी रात से कमरे में थी। अर्नव ने सरगम से कहा, क्यों, बेड पर जाकर आराम कर लो। सरगम ने कहा, ये साड़ी। अर्नव ने कहा, और यह साड़ी को फेंको यार। और फिर उसने खुद ही वो साड़ी ली और उसे जमीन पर पटक दिया और कहा, सो जाओ। और अगर तुम्हारी माँ या मेरी माँ आए तो बोल देना कि तुमने साड़ी उतार दी थी और ऐसे ही सो गई थी। सरगम ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अर्नव वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। 1 घंटे बाद मिताली सरगम को देखने के लिए गेस्ट रूम को खोल रही थी कि वह कौन से गेस्ट रूम में है। तभी उसे एक गेस्ट रूम में सरगम मिल गई और उसने देखा कि कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं है और वह शायद पूरी तरह थक गई होगी, इसलिए कमरे की हालत बिगड़ गई। उसके बाद मिताली सरगम के पास आए, जो कि दोबारा सो चुकी थी, और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सरगम बेटा उठो। सरगम नहीं उठी तो मिताली ने कहा, सरगम। सरगम की इस बार नींद खुल गई और उसने जब मिताली को देखा तो हैरान हो गई और तुरंत उठ गई। मिताली ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रात को? सरगम ने अपना सिर ना में हिलाया। मिताली बोली, ठीक है, तुम एक काम करो, जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े यहां पर भिजवा देती हूं। सरगम ने अपना सिर हिला दिया और मिताली वहां से चली गई। सरगम उबासी लेते हुए वॉशरूम चली गई। मिताली ने सरगम के कपड़े बाहर रख दिए और खुद अर्नव को उठाने चली गई। अर्नव भी अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गया था। मिताली उसके कमरे में आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अर्नव उठो। अर्नव बोला, सोने दो ना यार, वैसे ही कल रात बहुत लेट आए थे। मिताली बोली, उठ जाना, आज तेरा बर्थडे है, आज तो जल्दी उठ जा। अर्नव ने कहा, क्या मिल जाएगा जल्दी उठकर? मिताली बोली, तेरा फेवरेट नाश्ता बनवाने के लिए बोल दिया है। अर्नव झुंझलाया लेकिन फिर उठ गया। मिताली ने प्यार से उसके सिर को चूमा और बोली, हैप्पी बर्थडे। अर्नव ने कहा, थैंक यू, और फिर बोला, ठीक है, और सरगम को उठा दिया? मिताली ने कहा, उठा भी दिया और वो तैयार भी हो गई है। अर्नव ने अपना सिर हिला दिया और उबासी लेकर वह भी उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वह तैयार होकर नीचे आया तो वहां पर हर कोई था। सरगम भी तैयार होकर वहां आ चुकी थी और अपने पापा के पास बैठी हुई कुछ बात कर रही थी। अर्नव ने सबको गुड मॉर्निंग कहा, तो सामने से रिप्लाई में सबने गुड मॉर्निंग कहा और साथ में बर्थडे विश किया। अर्नव सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रात की थकान अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह सुबह 4 बजे ही वशिष्ठ, मिताली, सारिका और विक्रम आए थे। मिताली अर्नव के कमरे में आए और बोली, तो बताओ किस किस को बुलाना है आज की पार्टी में? अर्नव, जो कि अपने लैपटॉप पर बिजी था, बोला, किसी को नहीं बुलाना है, सिर्फ मेरे दोस्त आएंगे। मिताली बोली, ठीक है, तो फिर उनकी फैमिली को फोन करके बुला लेती हूँ। अर्नव ने कहा, और हाँ, आज के बर्थडे की थीम है। मिताली ने कहा, कैसी थीम? अर्नव ने कहा, इंडियन। आज सारे के सारे लोग इंडियन पहनेंगे। सारे लड़के कुर्ता और पैंट पहनेंगे और लड़कियां साड़ी पहनेंगी। मिताली हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, बर्थडे सेलिब्रेट करना है तेरा, ना कि तेरी शादी कर रहे हैं, जो सब इंडियन पहनेंगे। अर्नव ने कहा, पर मैं चाहता हूं कि मेरा बर्थडे सबसे अलग हो, इसीलिए सब साड़ी और कुर्ता पैंट ही पहनेंगे। और हाँ, सरगम के लिए कोई रोल नया नहीं होगा,
वो भी साड़ी पहनेगी। मिताली ने कहा, लेकिन उसके लिए साड़ी ऑन द स्पॉट कैसे आएगी? मेरे पास और सारिका जी के पास तो होगी, लेकिन उसके लिए कहां से लेकर आएंगे और क्या वो पहनेगी? उसने मना कर दिया तो? अर्नव ने कहा, तो मेरे बर्थडे पर इनवाइट नहीं है। अगर वह मना कर देगी तो वह कमरे में शांति से बैठी रहेगी, उसका खाना उसे कमरे में आ जाएगा। बर्थडे पार्टी में वो अलाउड नहीं होगी। मिताली ने कहा, कैसी अजीब सी थीम लेकर बैठ गया है। इंडियन कौन पहनता है बर्थडे में? अर्नव ने कहा, मैंने कहा ना कि मेरा बर्थडे सबसे यूनिक होना चाहिए, इसीलिए सब इंडियन पहनेंगे। सारी औरतें और लड़कियां साड़ी पहनेंगी और सारे मर्द और लड़के कुर्ता पैंट पहनेंगे। दैट्स फाइनल। मिताली उसकी जीत के आगे झुक गई और बाहर जाते हुए बोली, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें करता रहता है। और उसने जाकर यह बात विक्रम को बताई, तो विक्रम भी हैरान हो गया, लेकिन आज अर्नव का बर्थडे था, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, तो इस थीम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई कि सरगम के लिए साड़ी कहां से आएगी। सारिका के पास साड़ी तो थी, वो खुद भी अपनी दे सकती थी, लेकिन सरगम के लिए साड़ी कहां से लाकर देगी? विक्रम ने कहा, शॉपिंग के लिए लेकर चली जाओ। मिताली ने कहा, और ब्लाउज का क्या करूंगी मैं? विक्रम ने कहा, हे भगवान, अरे तुम लड़कियां और औरतें रेडीमेड ब्लाउज भी तो पहनती हो, ऐसा ले आना, आज कैसे भी तैयार हो जाएगा। और मेरा दिमाग मत खाओ तुम। और हाँ, अर्नव को लेकर शॉपिंग के लिए चली जाओ और अपने लिए भी नई साड़ी ले आना। मिताली ने कहा, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सरगम के लिए साड़ी को लेकर आनी पड़ेगी। दोपहर के वक्त हर कोई शॉपिंग के लिए चला गया। एक बड़े मॉल के बाहर आकर उनकी कार रुकी। सब कार से बाहर निकले शॉपिंग करने के लिए। सारिका, मिताली, सरगम और अर्नव आए थे। मिताली और सारिका आगे चल रहे थे और सरगम और अर्नव पीछे पीछे चल रहे थे। सरगम ने कहा, आपने अपनी मम्मी को कैसे मनाया साड़ी के लिए? अर्नव ने कहा, बहुत सिंपल है, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, यह मेरा ट्रिक है। सरगम ने कहा, कुछ तो बता दिया करो। अर्नव ने कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, अगर तुमने मेरा ट्रिक चोरी कर लिया तो? सरगम ने कहा, मैंने आपको कुछ कहा, आपने मेरा चार्ट और लिरिक्स को चुराया। अर्नव ने कहा, चुराया नहीं था, लिया है क्योंकि वो मेरा था। सरगम ने कहा, आपसे ना बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। अर्नव ने कहा, तो हारने के लिए मुझसे बातें करती क्यों हो? नॉर्मल बातें किया करो ना, जिसमें ये हार जीत का कोई मामला ही ना हो। सरगम का मुंह बिगड़ गया और वह पैर पटकते हुए तेज कदमों से सारिका और मिताली के पीछे जाने लगी। अर्नव उसे देखता रहा। शॉपिंग सेंटर मॉल, सरगम, अर्नव, सारिका और मिताली मॉल आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। खासतौर पर उनका आना सरगम के लिए साड़ी खरीदने के लिए था। वो सब अंदर आ गए और मॉल को घूमने लगे। मिताली ने कहा, पहले शॉपिंग करें या फिर घूम लें, जैसा आपको सही लगे। मिताली ने फिर कहा, अर्नव, सरगम, तुम दोनों बताओ, पहले शॉपिंग करोगे या फिर घूमोगे? अर्नव ने कहा, मैं तो घूमने का ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे साड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं। सरगम ने इस पर तिरछी निगाहों से अर्नव को देखा, क्योंकि अर्नव ही था जिसे साड़ी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था और इसीलिए वो सरगम को साड़ी पहनने के लिए बोल रहा था। यही कारण था कि वो शॉपिंग मॉल आए थे। मिताली बोली, तो फिर पहले घूम लेते हैं, उसके बाद साड़ी देख लेंगे। तीनों ने हाँ कर दी और फिर वो सब आगे घूमने के लिए चले गए और हर एक चीज को देखने लगे। मिताली और सारिका आगे आगे थी और वो एक्सेसरीज की दुकान के बाहर रुककर वहां रखी चीजों को देखने लगी। सरगम और अर्नव को उन एक्सेसरीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो दोनों बेईमानी से उन एक्सेसरीज को देख रहे थे। तभी अर्नव ने सरगम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दूसरी तरफ चला गया। सरगम ने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? अर्नव बोला, जहां मेरा मन कर रहा है, मैं वहां लेकर जा रहा हूं तुम्हें। और उसके बाद अर्नव सरगम को एक ऐसी कॉरिडोर में लेकर आ गया जहां पर कोई भी नहीं था। वहां कोई शॉप भी नहीं थी, वो मॉल का एक रेस्ट और एक्स्ट्रा एरिया था। अर्नव ने सरगम को वहां ले जाकर एक दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे के ऊपर झुकने लगा। सरगम ने कहा, क्या कर रहे हैं? अर्नव ने कहा, अपने गिफ्ट का थोड़ा सा मजा ले रहा हूं। और उसके बाद बिना सरगम को पूछे अर्नव ने उसके होठों को अपने होठों में लेकर कैद कर लिया और उसे किस करने लगा। सरगम की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं और उसकी आंखें लेफ्ट राइट होने लगी, क्योंकि वो इधर उधर देख रही थी, कोई आना जाए। अर्नव की आंखें खुली हुई थी और वह उसे देख रहा था।
अर्नव बोला, इधर उधर देखने से अच्छा है कि आंखें बंद कर लो। सरगम ने इस पर उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर किया और बोली, और अगर कोई देख लेगा तो? अर्नव वापस उसके पास आया और उसके होठों पर अपनी होठ रखते हुए बोला, कोई नहीं आएगा और मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। वापस उसने उसके होठों पर अपना दबाव बनाकर उसे किस करना शुरू किया। सरगम की आंखें अभी भी बड़ी थी और वह अपनी आंखों को बंद नहीं कर रही थी। वह बस अर्नव के चेहरे को देख रही थी जो कि काफी फोकस था उसके ऊपर और उसे फोकस होकर किस कर रहा था। जब अर्नव सर्टिफाइड हो गया तो उसने सरगम के होठों को छोड़ दिया। सरगम गहरी गहरी सांस लेने लगी क्योंकि यह उनकी 10 मिनट की लगातार किस थी। अर्नव बोला, यू हैव टू लर्न हाउ टू ब्रीद इन बिटवीन किस। सरगम उसे हाँफते हुए देखने लगी और बोली, मेरा यहाँ हालत खराब हो रही है और आप ये कह रहे हो कि मुझे किस के बीच में सांस लेना चाहिए? मर जाऊंगी मैं। अर्नव बोला, मरने से बच जाओगी अगर सांस लेना सीख लोगी। और मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि किस के बीच में कैसे सांस लेते हैं। सरगम बस उसे हाँफते हुए देख रही थी। अर्नव वापस उसके चेहरे पर झुका और फिर से किस करने लगा। अर्नव के हाथ सरगम की कमर पर आ गए थे और उसके हाथ ऊपर नीचे सरगम की कमर पर मूव हो रहे थे। सरगम ने अभी अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि वह भी उसकी किस को अभी एंजॉय कर रही थी और उसके होठों को चूसने लगी थी। सरगम के हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठकर अर्नव के बालों में चले गए और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। अर्नव और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर इंटेंसली सरगम को किस करने लगा। किस करते हुए वो सरगम के अपर लिप्स को कभी सख्ती से पकड़ता तो कभी लोअर लिप्स को। धीरे धीरे सरगम भी वैसे ही कर रही थी जैसे अर्नव कर रहा था। वह अर्नव के अपर लिप्स को सख्ती से पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो कभी उसके लोअर लिप को। जब अर्नव को इस बात का एहसास हुआ कि सरगम भी उसे किस करने की पूरी कोशिश कर रही है तो उसने अपनी डीप किस को थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि सरगम अच्छे से उसे महसूस कर सके और सीख सके कि किस कैसे किया जाता है। दोनों की किस में शिद्दत, एहसास, पागलपन और उससे भी ज्यादा दीवानगी थी। अर्नव धीरे धीरे पागल, आशिक और दीवाने की तरह सरगम को चाहने लगा था और वह धीरे धीरे सरगम के लिए अब पजेसिव हो रहा था। ये पजेसिवनेस उसकी तब दिखी थी जब अर्नव ने सरगम को मेघ के साथ देखा था और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। शायद ये पजेसिवनेस ही थी जिसने फिलहाल अर्नव को सरगम के इतने करीब रोक रखा था। अभी भी अर्नव और सरगम के होंठ आपस में जुड़े हुए थे और दोनों की आंखें बंद थीं। वो दोनों एक दूसरे के होठों का स्पर्श अपने अंदर महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद अर्नव ने सरगम के होठों को छोड़ दिया और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के माथे से माथा मिलाकर गहरी गहरी सांस लेने लगे। सरगम के होंठ खुले हुए थे और उसकी आंखें बंद थीं। वो गर्म गर्म सांसें अर्नव की गर्दन पर छोड़ रही थी सांस लेते हुए। अर्नव ने अपनी आंखों को धीरे से खोलकर उसे देखा और अपनी टंग को बाहर निकालकर सरगम के खुले होठों के बीच में डाल दिया, जिस पर सरगम की आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसने अपने होठों को बंद कर लिया और अर्नव को थोड़ा सा पुश किया। सरगम एकदम सहम गई थी और वह बार बार अपनी पलकों को झपका कर उसे देख रही थी। अर्नव ने अपनी टंग को सरगम के होठों के अंदर इधर उधर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। सरगम न तो बोल सकती थी, न ही अर्नव को दूर कर सकती थी। वो बस उसकी फ्रेंच किस को महसूस कर सकती थी। अर्नव ने सामने से ही सरगम को आजाद किया और उसकी आंखों में इंटेंसिटी देखते हुए बोला, कैसा फील हुआ? सरगम बोली, ऐसा लगा जैसे 1000 बटरफ्लाइज ने मेरे स्टमक में कब्जा बना लिया हो, ऐसे उड़ रही थी। अर्नव उसकी गर्दन पर झुका और बोला, और कुछ नहीं हो रहा था? सरगम ने अपना सिर नहीं हिलाया। अर्नव ने अपनी टंग निकालकर वापस सरगम के गर्दन पर रखा और वहां उसे मूव करते हुए बोला, और तुम्हारे मुंह के अंदर, तुम्हें वहां पर कुछ भी अजीब नहीं लगा? सरगम ने फिर से अपना सिर नहीं हिलाया। तो अर्नव ने सरगम की गर्दन पर वाइट किया और कहा, क्या फील हुआ? सरगम ने कहा, आप फील हुए, अगर मुझसे दूर हुए। अर्नव ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, और तुम्हें आप सिर्फ मैं फील होना चाहिए, और कोई नहीं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ अर्नव सिंह रायजादा का हक है। सुन लिया तुमने? अर्नव सिंह रायजादा का। और कोई लड़का तुम्हें टच नहीं कर सकता, वादा करो। सरगम ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई टच नहीं करेगा। अर्नव ने कहा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना वो लड़का तो जाएगा ही जाएगा, तुम मेरी पनिशमेंट से बच नहीं पाओगी। सरगम डर गई और पूरी तरह से बोली, क्यों? आप मुझे पनिशमेंट क्यों दोगे? अगर कोई लड़का हेल्प के लिए आएगा तो उसे भी अपने आप से दूर भगा दूंगी। अर्नव ने अपना सिर हिलाया और कहा,
तुम उसे भी अपने आप से दूर भगा दोगी। दुनिया में तुम एक लड़की नहीं हो, मदद करने के लिए और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो कर देंगी उनकी मदद। लेकिन तुम्हारे करीब सिर्फ मैं आऊंगा, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं बैठूंगा, तुम्हें टच सिर्फ मैं करूंगा, तुम्हें किस सिर्फ मैं करूंगा, तुम्हें अपनी बाहों में सिर्फ मैं भरूंगा और तुम्हारे साथ सोऊंगा भी सिर्फ मैं। अर्नव के मूड में अचानक जो टोन आया था वो सरगम को समझ में नहीं आया था और वो बस अर्नव को देखती रही। फिर अर्नव उससे दूर हुआ और बोला, चलो चलो अब शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वह उसे लेकर वहां से दूसरी तरफ गया। सारिका और मिताली अभी भी बस घूमने में लगे हुए थे, जिसे देखकर अर्नव बोला, आई थिंक अब हमें शॉपिंग कर लेनी चाहिए, वरना बर्थडे हमें कल सेलिब्रेट करना पड़ जाएगा। मिताली और सारिका इस पर हंसने लगे और बोले, पता है कि शॉपिंग करनी है, लेकिन हमारा मन नहीं भरता इन सब चीजों से। अर्नव बोला, तो खरीद लीजिए इन्हें, देखकर मन क्यों भर रही हो। मिताली बोली, बहुत सारी चीजें पहले से रखी है, फालतू का मुझे आडिंगा घर में नहीं भरना है। अर्नव ने इस पर कुछ नहीं बोला और फिर वह सारे के सारे साड़ी काउंटर की तरफ गए, जहां पर वहां के स्टाफ ने एक से एक बढ़िया साड़ी दिखाए। सरगम को सारी ही साड़ियां पसंद आ रही थीं। जिस पर सारिका ने कहा, सारी नहीं खरीदनी, कोई एक खरीदनी है, तो ध्यान से सोच समझकर कोई एक को चुन लो, समझी। सरगम ने कहा, दो नहीं खरीद सकती, प्लीज। सारिका ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, क्या करेगी दो साड़ियों का। सरगम बोली, स्कूल का जो फेयरवेल होगा 12th के बाद, तो मैं तब पहनूंगी। सारिका ने अपना सिर पीट लिया और बोली, तू अभी सिर्फ 10th क्लास में है सरगम, और 12th में आना है, उसके बाद जाकर फेयरवेल आना है, टाइम है अभी, तब तो पता नहीं और कितने अच्छे अच्छे लेटेस्ट कलेक्शन आ जाएंगे साड़ियों के, तब खरीद लेंगे, तब की साड़ी, अभी सिर्फ बर्थडे के लिए खरीद ले। सरगम जिद करते हुए बोली, एक और दिला दो ना, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। सारिका ने वापस मना किया, तो मिताली ने कहा, दिला दीजिए ना, क्या हो जाएगा। सारिका ने कहा, अरे दिलाने में कुछ नहीं है, लेकिन पहनेंगी ही नहीं। कल की साड़ी के बारे में मुझे बार बार बोल रही थी कि कितनी अनकंफर्टेबल थी, मुझे चला नहीं गया, मेरे पैरों में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक साड़ी बहुत है, वरना जो घर पर रखी है वही मैं पहना दूंगी तुझे। सरगम हैरान हो गई और बोली, नहीं नहीं, एक ही दिला दो, मैं वो कल वाली साड़ी नहीं पहनूंगी। सारिका ने उसके बाद उनको बोला कि अच्छी अच्छी साड़ियां दिखाएं और सरगम ने फाइनली दो साड़ियां सिलेक्ट की। सारिका को दिखाते हुए बोली, इनमें से कोई एक ले लीजिए। एक साड़ी ब्लैक कलर की थी और एक साड़ी मल्टी कलर की थी। सारिका बोली, यह मल्टी कलर सही है। तभी अर्नव बोला, ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा है। सबने अर्नव को देखा, तो अर्नव, जो कि कब से एक मनोकिंड के पास खड़ा था, वह आगे आया और बोला, ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी अभी तो सरगम की साड़ी पहनने की उम्र है और लड़कियां तो वैसे भी ऐसे कलर्स बहुत पहनती हैं। सरगम पर ब्लैक कलर की साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। सारिका बोली, चलो, अगर बर्थडे बॉय को ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ब्लैक कलर की ले लेंगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद सारे ने वो ब्लैक कलर की साड़ी पैक करने के लिए कहा। फिर सारिका बोली, भैया आज के आज हमें ब्लाउज मिल जाएगा ना, शाम को 6 बजे से पहले, अर्जेंट है। वो बोला, बन जाएगा, लेकिन पैसा ज्यादा लगेंगे। सारिका बोली, पैसों की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ ये बोलिए बन जाएगा ना, अटका तो नहीं दोगे हमें। वो बोला, नहीं जी, एहसान नहीं करते, अगर वादा दिया है तो उसे पूरा करके रहते हैं, बस अब पैसे पहले सबमिट करवा दीजिए। सारिका ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे दे दिया। सारिका ने सरगम से कहा, मैं और मिताली बाहर जा रहे हैं, तू अपना नाम दे दे ब्लाउज का। सरगम ने अपना सिर हिलाया और सारिका और मिताली बाहर चले गए, बाकी की चीजें देखने के लिए। सरगम उस आदमी के पास गई और बोली, अंकल नाप ले लीजिए। वो आदमी इंच टेप लेकर उसके पास आया और अपना हाथ सरगम की कमर की तरफ बढ़ाने लगा। तभी एक हाथ आया और उसने उस आदमी का हाथ रोक दिया। दोनों ने अपना सिर उठाकर देखा, अर्नव खड़ा था। अर्नव ने इंच टेप उस आदमी के हाथ से लिया और कहा, मैं नाप ले लूंगा और मैं लिख भी दूंगा। उसके बाद अर्नव ने उस आदमी के हाथ से कॉपी भी ली और फिर खुद से ही सरगम की कमर को टच करके उसकी बॉटम का नाप लिया, फिर उसकी बाजू का नाप लिया, गले का नाप लिया और फिर उसकी चेस्ट का भी नाप लिया। जैसे जैसे अर्नव नाप ले रहा था, सरगम की बॉडी में एक अलग सी सिहरन हो रही थी, क्योंकि अर्नव काफी सिलेक्टिव तरीके से उसकी बॉडी को टच कर रहा था।
भले ही इंटेंशनली आउट नहीं कर रहा था, लेकिन सरगम को लग रहा था कि यह टच सिडक्टिव है। अर्नव ने सरगम का ब्लाउज नाप लिया और उसे नोटबुक में लिखकर मास्टर को दिया। अर्नव ने कहा, अच्छे से बनाना, कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें इस दुकान सहित उड़वा दूंगा। सरगम की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं और फिर अर्नव सरगम को लेकर आगे की तरफ बढ़ा। सरगम बोली, ये आपने क्या कहा? उड़वा दूंगा? आप कोई माफिया गैंग हो क्या? अर्नव ने गुस्से में कहा, शट अप, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करता। वो सिर्फ धमकाने के लिए कहा था ताकि वो ठीक से काम करे। अगर ना धमकाता तो कोई ना कोई गड़बड़ पक्की करके देता, क्योंकि हम सब कुछ एक ही दिन में मांग रहे हैं। सरगम बोली, अरे तो कुछ घंटे ही तो है ना, तो घर पर तो हो सकती है ना। जब मैं पढ़ाई करती हूँ, एक दिन पहले तो पक्के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते। अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर चलूंगी तो नंबर तो अच्छे आएंगे। अर्नव रुक कर बोला, वो इसीलिए क्योंकि तुम आलसी हो, इसीलिए एक दिन पहले किताब लेकर बैठती हो। सरगम का मुंह बन गया और फिर अर्नव उसे लेकर बाहर की तरफ आया और सबसे बोला, अगर शॉपिंग हो गई तो घर चलें? मिताली बोली, हाँ चलेंगे, लेकिन पहले आइसक्रीम खा लेते हैं। सरगम खुश हो गई और बोली, मैं ब्लैक कर्ट खाऊंगी। सारिका बोली, हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, कहीं सर्दी हो जाए। सरगम थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो कि मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? मत बोला करो ना, वरना सच में हो जाता है। मिताली बोली, कोई नहीं बोलेगा। आओ चलो, तुम्हारी ब्लैक कट आइसक्रीम ही हम सब खाते हैं। उसके बाद सब आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। शाम तक सरगम की साड़ी तैयार होकर मेंशन आ गई थी और सरगम बहुत खुश थी। अब सब अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। सारिका ने कहा था कि आज वो साड़ी खुद बांधने का ट्राई करेगी, इसीलिए सरगम ने कहा कि वो खुद ट्राई करेगी। अगर उसे लगेगा कि उसे सारिका की जरूरत है तो वो उसे बुला लेगी। लेकिन इस बात का फायदा उठाते हुए अर्नव ने सरगम को सीधे अपने कमरे में ले आया। अर्नव को देखकर सरगम बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अर्नव उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, ताकि तुम मेरे और मैं तुम्हारे कपड़े बदल सकूं। उसके बाद अर्नव ने सरगम के हाथ से वह साड़ी का पैकेट ले लिया और एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपने हाथ सरगम की ड्रेस की तरफ बढ़ाए। सरगम बोली, बिल्कुल नहीं, प्लीज, कल रात की बात एक थी, लेकिन आज नहीं। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात की बात चाहे कुछ भी हो, मैं भूल गया। आज नया दिन है और नए दिन का नया रोमांस बनता है। सरगम का पेट दीवार से लग गया। अर्नव उसके पास आया और उसके टॉप की किनारियों को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाने लगा। सरगम ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव ने उसके टॉप को पूरी तरह से ऊपर उठा दिया और सरगम के बाजू ऊपर की तरफ हो गए। अर्नव ने उसके टॉप को निकालकर एक तरफ कर दिया। सरगम ने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया था, तो अर्नव ने अपने चेहरे को उसके गर्दन पर झुकाया और कहा, कैसा लग रहा है? सरगम बोली, अजीब लग रहा है, और आप प्लीज, अगर आप मेरे कपड़े बदलना चाहते हैं तो। लेकिन उसके बाद उसकी आवाज गले में अटक गई, क्योंकि अर्नव ने उसके होठों के बीच अपनी उंगली डाल दी थी और बोला, शट अप। उसके बाद अर्नव ने उसे थोड़ा दूर जाकर लाइट्स को बंद कर दिया, ताकि सरगम थोड़ा सा तो कंफर्टेबल महसूस करे। वो सरगम को वैसे ना देख सके, क्योंकि अगर वो सरगम को बिना कपड़ों के देखता तो अपने अरमानों को कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। अर्नव ने इसी तरीके से उसकी जीन्स को भी रिमूव किया और फिर ब्लाउज और शेपवियर पहनने में उसकी मदद की। सरगम ने शांति से कपड़े पहन लिए। तभी अचानक से सरगम को अर्नव के होंठ अपनी गर्दन पर चलते हुए महसूस हुए। उसे लगा कि उसने तो ब्लाउज पहन लिया, तो अर्नव कैसे उसे किस कर रहा है। तभी उसने कहा, लाइट ऑन प्लीज। अर्नव ने कहा, अलेक्सा ऑन द लाइट्स। सारी लाइट्स ऑन हो गईं। सरगम ने अर्नव को दूर किया और आईने के पास आए। जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसका ब्लाउज डीप नेक का था, जिसमें उसकी क्लीवेज और हल्की हल्की सी नजर आ रही थी। वो मुड़ी और अर्नव से बोली, ये क्या किया? अगर मेरी मम्मी ऐसा ब्लाउज देखेगी तो मुझे नजरबंद कर देगी। इतना डीप नेक क्यों किया? अर्नव ने मासूमियत भरा चेहरा बनाकर कहा, मैंने नहीं किया, उस आदमी ने किया, जिससे तुम्हारा ये ब्लाउज सिलाई हुआ है। कल जाकर उसकी अच्छे से खबर लगाएंगे, पर अभी तो तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। सरगम उसके पास आई और बोली, जानबूझकर किया ना आपने ये? अर्नव उसके चेहरे के करीब आकर बोला, तो क्या कर लोगी? मुझे तुम्हें ऐसे देखना था, इसीलिए मैंने ब्लाउज का गला डीप करवाया।
सरगम बोली, लेकिन आप कैसे देखने के चक्कर में मम्मी मुझे डांटेंगी, उसका क्या? अर्नव ने कहा, तो कह देंगे ना कि यह गलती उस दुकान वाले की है, तो तुम्हें नहीं डांट पड़ेगी। और मैं हूं ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, टेंशन मत लो। सरगम बस गुस्से से उसे देख रही थी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे ब्लाउज को मैनेज करने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इसके बाद अर्नव ने सरगम की साड़ी को उठाया और उसे उसकी कमर पर लपेटना शुरू किया। फिर उसने साड़ी की प्लेट्स बनाई और सरगम के सामने बिल्कुल सेंटर में आया। सरगम ने कहा, दीजिए, मैं डालती हूं। अर्नव ने कहा, क्यों? जब साड़ी पहना रहा हूं, तो ये भी मैं ही डालूंगा। इसके बाद अर्नव ने खुद ही उसे सरगम के पेटीकोट के अंदर टक किया, जिस पर सरगम की एक हल्की सी चीख निकल गई। क्योंकि अर्नव ने उसकी लोअर पार्ट को छुआ था, उसके बाद अर्नव ने शांति से ही साड़ी के किनारियों की भी प्लेट्स बनाई और उसे घूमकर सरगम के कंधे पर रख दिया। फिर उसने बनी हुई प्लेट्स को खोल दिया, क्योंकि अर्नव चाहता था कि आज की जो साड़ी हो वो सरगम खुले पल्ले के साथ पहने। अर्नव ने उसके बाद सेफ्टी पिन के जरिए साड़ी को अच्छे से बांध दिया और फिर सरगम से बोला, जाओ, जाकर देखकर आओ कैसी लग रही हो। सरगम सीधा आईने की तरफ गई और बस फिर खुद को देखते रह गई, क्योंकि अर्नव ने बहुत अच्छे से और सलीके से वो साड़ी बांधी थी और उसकी फिगर उभर कर आ रही थी। ये देखकर ही वो खुद को प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण मानने लगी। उसने कहा, क्या आपने प्रियंका चोपड़ा स्टाइल में साड़ी बांधी है? बिल्कुल डिजाइनर टाइप। और दिशा वकानी जैसी पतली सी मेरी कमर नजर आ रही है। मेरी बॉडी कितनी सुंदर लग रही है, दीपिका पादुकोण जैसी। अर्नव को समझ नहीं आया तो वो बोला, तुम अपने आप को फिल्म एक्ट्रेस से क्यों कंपेयर कर रही हो? सरगम बोली, क्योंकि मुझे ही अच्छी लगती है इसीलिए। उसके बाद सरगम वापस पलटी और खुद को बस आईने में देखती रही। उसने अभी तक ठीक से अपने बाल बनाए थे और न ही मेकअप किया था, लेकिन वो फिर भी नो मेकअप लुक के साथ अच्छी लग रही थी। वो बस खुद को देख रही थी कि तभी उसे आईने के जरिए दिखा कि अर्नव के हाथ धीरे धीरे उसके पेट पर आ रहे हैं और उसके पेट पर अपना दबाव बना रहे थे। इस पर सरगम की सांस गहरी हो गई और अर्नव के सांसों की गर्मी वो अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी। अर्नव ने उसे बिल्कुल अपने आप से चिपका लिया और सरगम ने अर्नव की हॉट बॉडी अपनी पीठ पर महसूस की। अर्नव ने अपने कपड़े निकाल दिए थे। सरगम आईने में अर्नव को देख रही थी और अर्नव सरगम की गर्दन को देख रहा था और उसके बालों को साइड कर रहा था। जैसे ही सारे बाल वहां से हटे, अर्नव ने वहां अपने होंठ रख दिए। सरगम की आंखें बंद हो गईं और अर्नव लगातार वहां पर किस करने लगा और अपने हाथों का दबाव उसके पेट पर बनाता रहा। बीच बीच में सरगम के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती थी। अर्नव ने धीरे से कहा, क्या तुम आज रात को मेरे साथ मेरे कमरे में मेरी बाहों में सोओगी? सरगम ने कहा, लेकिन मम्मी को क्या बोलूंगी? सो तो जाऊंगी, पर वो टोकेंगी ना और कहेंगी कि अर्नव के पास क्यों जा रही हो। अर्नव बोला, वो मैं देख लूंगा कि तुम्हें सबकी नजरों से बचकर अपने कमरे में कैसे लाना है और सबकी नजरों से बचकर वापस गेस्ट रूम में सुबह कैसे पहुंचना है। तुम बताओ, रहोगी मेरे साथ कमरे में? सरगम ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अर्नव ने उसके पेट पर अपना दबाव हल्का किया और अपने हाथों की मूवमेंट को चालू किया और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ ले गया, जिस पर सरगम बिन पानी की मछली की तरह तड़प उठी। सरगम बोली, मुझे तैयार होना है। अर्नव बोला, तैयार तो मुझे भी होना है, पर मैं हो नहीं रहा क्योंकि आई वॉन्ट टू। और अपने शब्दों को अर्नव ने बीच में ही रोक दिया। फिर उसने सरगम को मोड़कर उसी तरफ की दीवार पर लगाया जहां आईना था और उसके होठों को अपने होठों में लेकर बंद कर दिया। काफी देर तक दोनों वैसे ही रहे और फिर अर्नव ने उसे छोड़ दिया और कहा, चलो तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूं। सरगम ड्रेसिंग के पास आई और अपने बालों को ठीक करने लगी, कपड़े पहने। कुछ देर बाद हर कोई ड्राइंग रूम में था और सारिका ने कहा, बस हम हैं और कोई नहीं है पार्टी में? मिताली ने कहा, नहीं, अर्नव के दोस्त हैं, बस आते ही होंगे। तभी बाहर से आवाज आने लगी, अर्नव, हैप्पी बर्थडे। मिताली बोली, आ गए। वह सारे के सारे उन्हें देखने के लिए सब बाहर आए और मीत, तरुण और अक्षय ने उन्हें नमस्ते किया। फिर अक्षय ने सवाल किया, आपका लल्ला कहाँ है, आंटी? मिताली ने कहा, मेरा लल्ला तैयार हो रहा है, बस आता ही होगा। तभी सबको सीढ़ियों पर से हाई हील्स की आवाज आने लगी और उन्होंने देखा कि सरगम और अर्नव एक साथ आ रहे हैं। मेघ ने धीरे से तरुण और अक्षय को कहा, देखा, मैंने कहा था ना, किस साड़ी में सरगम बहुत अच्छी लग रही होगी। इसी वजह से उसने ये ट्रेडिशनल थीम रखा है, वरना ये लड़का ट्रेडिशनल तो कभी ना पहने, अपनी शादी में भी यह निक्कर में जाए।
अक्षय और तरुण हंसने लगे और अक्षय बोला, सही कह रहा है। वैसे तुझे लगता है कि अगर तुझे हमसे ज्यादा बातें बताता है तभी तो जो शर्त हम लगाते हैं उसमें तू अक्सर जीतता है। तरुण बोला, वो मुझे कुछ नहीं पता था, मेरा दिमाग बहुत तेज है, तो अपना दिमाग मेरे दिमाग की तरह बना, फालतू में मेरा दिमाग मत खाओ। फिर दोनों नीचे आए तो सारिका ने सवाल किया, तू अर्नव के साथ कैसे, और यह साड़ी तूने अच्छे से बांध ली? सरगम हंसी और बोली, मैं और अर्नव एक साथ कमरे से बाहर निकले थे तो एक साथ ही आए। विशाल ने कहा, ओके, वैसे साड़ी तुमने अच्छे से बांध ली। सरगम मुस्कुराई और बोली, थैंक यू पापा। उसके बाद सब इकट्ठा हुए और अर्नव का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अर्नव ने केक काटा और सबसे पहले वो केक उसने मिताली और विक्रम को खिलाया। विक्रम और मिताली ने उसे केक खिलाया और फिर उसके दोस्त ने उसके चेहरे पर जानबूझकर केक लगाया, जिस पर वो बोला, दिमाग खराब हो गया क्या तुम सबका, ऐसे कौन करता है? विक्रम बोला, वो मस्ती कर रहे हैं। अर्नव शांत हो गया और उसने फिर सरगम को भी केक खिलाया। सरगम ने भी प्यार से केक को खा लिया। सरगम बोली, हैप्पी बर्थडे। अर्नव जानता था कि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और उसने फॉर्मेलिटी के लिए ही कहा, थैंक यू सो मच। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। मीत, तरुण और अक्षय आज रात नहीं रुकने वाले थे और वो वहीं रुक गए। सबने अपने साथ लाए हुए गिफ्ट अर्नव को दिए और सरगम ने भी अपने साथ लाया एक गिफ्ट अर्नव को दिया। अर्नव हैरान हो गया कि गिफ्ट कहाँ से लाए हो, और उसने सबके सामने ही गिफ्ट को खोल दिया, क्योंकि सरगम ने कहा था। अर्नव ने देखा कि उसमें एक लिरिक्स और चार्ट था। सबको पता था कि सरगम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इसीलिए अर्नव ने कहा, ये तुमने कब बनाया? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है तुम्हारा यहाँ हमारे घर पर रुकने का प्लान अचानक बना था, तो ये तुम घर से तो बनाकर नहीं लाई थी। सरगम बोली, इसे मैंने यहीं बनाया है, तैयार होने से पहले। अर्नव बोला, कब? क्योंकि मुझे पूरा दिन तुम अकेली कुछ करते हुए नहीं दिखी थी और न ही ज्यादा देर तक मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था। सरगम ने कहा, आज ही बनाया और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आपको अच्छा लगना चाहिए। अर्नव ने उसे चार्ट पेपर और लिरिक्स को देखा तो वो सच में काफी अच्छा था। उसने कहा, हाँ अच्छा है, लेकिन तुमने आज कब बनाया? सरगम बोली, ये सीक्रेट है और मैं अपना सीक्रेट नहीं बताती। सरगम ने डायरेक्ट वही बात बोली थी जो अर्नव ने उसे पिछले दिन कही थी। मुझे जानना है कि तुमने कब बनाया, अर्नव ने जोर दिया। सरगम बोली, मेरा ये सीक्रेट है। जिस पर मिताली बोली, अगर उसने कहा है कि यह उसका सीक्रेट है तो क्यों जानना चाहते हो उसका सीक्रेट? लेकिन अर्नव को जानना था, इसलिए उसने सरगम का हाथ सबके सामने पकड़ लिया और उसे लेकर अपने साथ जाने लगा। सब हैरान हो गए कि अर्नव सरगम को ऐसे लेकर क्यों जा रहा है। वो सरगम को लेकर डायरेक्ट अपने कमरे में गया और बोला, बताओ कब बनाया? सरगम अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैंने कहा ना कि यह सीक्रेट है, और मैं सीक्रेट किसी को नहीं बताती। अगर मुझे कभी यह बात आपको बतानी पड़ी तो आपको सीक्रेट पता चल जाएगा, और अगर मैं अपने प्लान में कभी पास नहीं हो पाऊंगी तो हमेशा फेल हो जाऊंगी, इसलिए नहीं बताऊंगी। उसके बाद सरगम रूम से जाने लगी तो अर्नव ने उसकी ब्लैक कलर की साड़ी का पल्ला पकड़ लिया। सरगम अपनी बात बोलकर अर्नव के कमरे से बाहर जा रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी काले रंग की साड़ी के पल्ले को पकड़ लिया। वो साड़ी सरगम के कंधे से खींचने लगी। अचानक से समय बदला, जिंदगी का तरीका बदला। साड़ी अपने आप ही लाल रंग की हो गई। अर्नव के हाथ में इस वक्त एक स्मार्ट वॉच थी, जो अब एक नॉर्मल ब्रांडेड वॉच में बदल गई थी। सरगम, 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 दरवाजा खोल, क्या कर रही है अंदर? सारिका की आवाज आए और सरगम अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर देख रही थी। उसके होंठ हिले हुए थे, जिसमें उसने ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाई थी। वो बोली, अंडरस्को, आई मम्मी, आ रही हूँ। उसके बाद वह मुड़ गई और अपना पल्ला छुड़ाते हुए बोली, अरे छोड़िए मेरा पल्ला, हीरो, क्या कर रहे हैं, छोड़ो, मैं लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए। सरगम कब से सामने खड़ी थी और उसे बोल रही थी। सरगम की नज़र उसकी बाहों से उसके चेहरे तक का सफर कर रही थी। अर्नव ने ग्रे कलर की शर्ट पहना हुआ था, जो कि उसने कोहनी तक फोल्ड की हुई थी, और ऊपर कंधे पर ब्लैक कलर का पट्टी था, जो एक हाफ स्लीव जैकेट था। सामने अर्नव खड़ा था, जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था। अर्नव ने एक नज़र उसे देखा और कहा, नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर सरगम बोली, अजीब जिद है, छोड़ो ना, मेरा स्कूल में फेयरवेल है, प्लीज जाने दो ना, इतने दिनों से इसका इंतजार कर रही थी।
अर्नव ने अचानक से ऊपर पल्ला खींचा और सरगम सीधा उसकी बाहों में गिरी। उसके हाथ और सीने पर चले गए। उसने अपनी नजरें उठाकर अर्नव को बस देखा। 3 साल बाद अर्नव ने उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, क्या करोगी जाकर? फेयरवेल में इतने सारे लड़के होंगे और तुम्हारी इस गोरी पतली कमर को देखेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सरगम ने कहा, तो मैं सर पर दुपट्टा रख लूंगी। ठीक है, बिल्कुल बहू टाइप। अब तो जाने दो, प्लीज ना। जाने दो हीरो। मम्मी कब से मुझे बुला रही है। मुझे ना आपके घर आना ही नहीं चाहिए था। पता था मुझे कि मैं यहाँ आऊंगी और आप अपनी पजेसिवनेस मुझ पर झाड़ोगे। अर्नव ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपने करीब करते हुए कहा, वॉट डू यू मीन पजेसिव मीन्स झाड़ूगा? मेरी पजेसिवनेस कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, तुम्हें नहीं पता क्या? अभी करके बताऊं? ये सुनकर सरगम की सांस अटक गई और उसने अपनी नजर दूसरी तरफ की और कहा, मैं अब बच्ची नहीं रह गई हूं कि जैसे आप बोलोगे और मैं आपसे डर जाऊंगी। चलो छोड़ो। अर्नव ने उसे छोड़ दिया और ताना मारा, हाँ मैडम, अब कॉलेज में आएंगे। सरगम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वह बोली, ऑफ कोर्स, मेरा कॉलेज है, मैं आऊंगी। हाय, कब से इंतजार कर रही थी कॉलेज का। अर्नव ने कहा, कॉलेज तो जरूर, लेकिन सरगम ने बोलने ही नहीं दिया और कहा, लेकिन कुछ नहीं, बस अपने रूल्स मेरे ऊपर मत लगाओ। मैं कॉलेज में कोई भी आपका रूल्स मानूंगी नहीं। मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। बाहर से फिर से आवाज आए, सरगम, मैं तेरे पापा को बोल रही हूं कि वह चले जाएं। उनकी बेटी को फेयरवेल में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्या कर रही है कब से अर्नव के कमरे में। सरगम बोली, कुछ नहीं, बस हो गया। उसके बाद वो जल्दी से गेट के पास गई और दरवाजा खोल दिया। बाहर सारिका खड़ी थी, जिसके चेहरे पर भी नजर का चश्मा लगा हुआ था। उसने सरगम को देखते हुए बोला, क्या कर रही थी तू कब से अंदर? तुझे ना यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। हमेशा यहाँ आती है और अर्नव के पास चिपक जाती है। पहले तो तुझे अर्नव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और अब तुझे अर्नव को छोड़ना नहीं है। ऐसी क्या दोस्ती है भाई? सारिका ने अपनी नजर थोड़ी सी अर्नव की तरफ घुमाई। अर्नव ने कहा, गहरी दोस्ती है आंटी। सारिका बोली, तुम्हारी इस गहरी दोस्ती के चक्कर में महीने का 1 हफ्ता का चक्कर इसका यहाँ का लगता है। पढ़ाई तो करती नहीं है ये, पता नहीं कितने नंबर लेकर आएगी बोर्ड में। 10th में तो फिर भी ले आई थी किसी तरीके से 80%। सरगम बोली, हाँ, तो मैं यहाँ पर ट्यूशन लेने आई थी ना। अब देखना, इन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया है कि मैं 100% लेकर आऊंगी। अर्नव बोला, थोड़ा ज्यादा हो गया। इतना भी अच्छा नहीं पढ़ती कि 100% लेकर आओगी। हाँ, 80 से 90 शायद हो जाए, लेकिन कुछ पता नहीं, क्या पता 80 से 70 हो जाए। सरगम ने गुस्से से अर्नव को घूरते हुए देखा। सारिका ने कहा, और अगर सच में ऐसा हुआ ना सरगम कि तू 80 से नीचे लेकर आए नंबर, तो देख लेना बेटा, तेरी शादी कर दूंगी। मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं करने वाली तेरा। सरगम ने थोड़ा चढ़ते हुए बोला, यह क्या, आप बार बार शादी कर दूंगी कहते रहती है। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं तो जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। अर्नव की नजरें थोड़ी बड़ी हो गईं और उसने सरगम को ध्यान से देखा। फिर बोला, अगर शादी नहीं करोगी तो जिसके साथ तुम्हारी शादी होनी होगी ना, वो तुम्हें श्राप देगा। सारिका बोली, अच्छा चलो। अब अर्नव और सरगम दोनों निकल गए। वशिष्ठ सरगम को छोड़ने वाला था, लेकिन अचानक से अर्नव ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं लेकर चला जाऊंगा। वशिष्ठ ने कहा, नहीं बेटा, तुम तो स्कूल में चीफ गेस्ट हो, तुम कैसे लेकर जाओगे इसे? अर्नव ने कहा, अंकल, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपके साथ चलता हूं और ड्राइवर मेरी कार को लेकर पीछे पीछे आता रहेगा। शाम के वक्त में सरगम को खुद से लेकर आ जाऊंगा। आपको आने की टेंशन नहीं है। वशिष्ठ वापस मना करना चाहता था, लेकिन अर्नव ने कहा, अंकल, मेरा फैसला है, प्लीज। वशिष्ठ को मानना पड़ा। सारिका और वशिष्ठ दोनों ही सरगम को छोड़ने के लिए जा रहे थे। वो दोनों ही कार के सामने की तरफ बैठे और सरगम और अर्नव पीछे की तरफ बैठ गए। सरगम ने अपनी साड़ी को जरा ध्यान से अंदर की तरफ किया और दरवाजे को लॉक कर दिया। वशिष्ठ ने कार को हाथ की तरफ बढ़ा दिया। स्कूल अर्नव के घर से 2.5 घंटे की दूरी पर था। सारिका ने सरगम से सवाल किया, अब बताएगी तू कि अर्नव के कमरे में क्या करने गई थी? सरगम ने कहा, बताया ना, पढ़ाई करने गई थी। अब अपना ये सवाल मत करो, मुझे बस सोने दो। मेरा आज डांस परफॉर्मेंस भी है स्कूल में और उसके बाद सिंगिंग का भी है। सारिका ने कहा, आगे 8 का भी होगा, पढ़ाई पर तो ध्यान देना नहीं है। डांस,
सिंगिंग, आर्ट, बस इन्हीं पर लगे रहो। सरगम का मुंह बिगड़ गया कि तभी उसे अचानक से अपनी कमर पर अर्नव के हाथ महसूस हुए। उसकी चेहरे पर जितनी भी चिढ़ थी वो खत्म हो गई और हैरानी और मदहोशी ने उसके चेहरे पर जगह बना ली। अर्नव बहुत ही शातिर बनकर अपने हाथों को सरगम की कमर की तरफ ले जा रहा था और वहां अपनी उंगलियों की मूवमेंट कर रहा था, जो एक फोर प्ले था सरगम के लिए, और वो सरगम के हार्मोन को जगाने का काम कर रहा था। लेकिन सरगम लाख कोशिश कर रही थी कि वह अपने मदहोशी भरे एक्सप्रेशन को चेहरे पर ना ला सके, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्रेशन आ रहे थे। इसीलिए उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया और सिर को गाड़ी की सीट से टिका दिया ताकि ज्यादा फील ना हो। तभी अर्नव ने अचानक से सरगम की पीठ पर अपना हाथ बस रखा, जिस पर सरगम की आंखें खुल गईं। उसने अर्नव को देखा और अर्नव ने उसे थोड़ा डराते हुए कहा, वैसे मैंने आज तुम्हें एक मैथ का फॉर्मूला सिखाया है, तुम्हें आ गया ना? क्योंकि आने वाले वक्त में टेस्ट लेने वाला हूं। सरगम की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं और बोली, क्या टेस्ट? बिल्कुल नहीं। अर्नव ने कहा, टेस्ट तो देना पड़ेगा, और अगर टेस्ट नहीं दोगी तो पूरा टाइम कमरे में रहोगी। तुम्हें तुम्हारे कमरे में भी जाने नहीं दूंगा। हाँ, खाना भी तभी मिलेगा और सोना भी तभी मिलेगा जब टेस्ट अच्छे से क्लियर कर दोगी। और हाँ, टेस्ट में जब तक सारी मिस्टेक्स क्लियर नहीं हो जाएंगी तुम टेस्ट देती रहोगी, फिर भले मुझे 10 बार टेस्ट कंटिन्यूअस तुम्हारा लेना क्यों न पड़े। सारिका आगे बैठी हुई थी और बोली, बहुत अच्छा और सटीक टीचर मिला है मुझे अर्नव के रूप में। सही कहा, इसे अपने कमरे में बांधकर रख देना कुर्सी से, लेकिन जब तक ये टेस्ट ठीक से ना दे इसे छोड़ना मत। सरगम सारिका को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि सारिका को पता ही नहीं था कि टेस्ट मैथ का नहीं किसी और चीज का होने वाला था। उसने मासूम चेहरा बनाकर अर्नव को देखा। अर्नव ने कहा, टेस्ट तो देना पड़ेगा। सरगम को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि टेस्ट मैथ का नहीं बल्कि किसका था। सरगम को आज तक किस के बीच सांस लेना ठीक से नहीं आया था और अर्नव पढ़ाता तो था उसे जो उसे समझ आता था, लेकिन कभी कभी वह अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सरगम के साथ फोर प्ले करता था। और पिछले 6 महीनों से ही यह चल रहा था। उसे अच्छे से याद है कि सुबह सुबह बुक लेकर अर्नव के कमरे में गई थी तो अर्नव ने उसे क्या कहा था। लगभग सुबह के 5 बजे सरगम, जो अलार्म लगाकर सोई थी, वो उठ गई और फिर उसने अपना मुंह धोया, फ्रेश हुई और बुक्स को लेकर पढ़ने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने अर्नव के कमरे का दरवाजा नॉक किया तो कमरा खुल गया और सरगम अंदर आई तो देखा अर्नव शांति से सिर्फ अपने बॉक्सेस में सो रहा है। सरगम ने इस वक्त शॉर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था और वह बोली, ये कैसा इंसान है? उन्होंने खुद कहा था कि मैं बुक लेकर उनके पास आ जाऊं, यह मुझे पढ़ाएंगे और खुद सो रहे हैं। बस बटन से दरवाजा खुला और फिर सो गए कुंभकर्ण। उसके बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और अर्नव के पास गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हीरो उठो, हीरो उठो, मैं बुक लेकर आ गई हूँ, मुझे पढ़ा दो, फिर मुझे आज फेयरवेल के लिए जाना है। अर्नव नहीं उठा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जो देखकर सरगम को गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे पता है कि आप सो नहीं रहे हो, नाटक कर रहे हो, उठो अभी। अर्नव ने अपनी आंखें खोली और फिर सरगम का हाथ पकड़कर नीचे बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और कहा, मुझसे पढ़ाई वधाई नहीं हो रही है, बाद में कर लेंगे पढ़ाई, अभी कुछ और कर लें। सरगम की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं और उसने कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आधा टाइम पढ़ाते और आधा टाइम आप मेरे साथ रोमांस करते हो, ये गलत बात है, मैं आपके पैसे काट दूंगी। अर्नव बोला, तुम आधे नहीं पूरे पैसे काट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आखिर इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी संभाल रहा हूँ। सरगम बोली, लेकिन मैं पढ़ने आई थी, प्लीज पढ़ा दीजिए ना, मेरे एग्जाम नेक्स्ट मंथ से है, ये बाद में कर लेंगे और वैसे भी आपने ही तो कहा है कि बस कुछ समय और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद जो करना कर लेना, अभी मुझे पढ़ा दीजिए प्लीज। अर्नव ने कहा, पढ़ा दूंगा, क्यों टेंशन ले रही हो? और वैसे भी तुम्हारा ट्यूशन टीचर बना हूं, कुछ सोच समझ कर बना हूं, आखिर मुझे मेरी फीस भी तो अदा करनी है। उसके बाद अर्नव अपने प्यार से उसके होठों को किस करने लगा। पहले तो सरगम की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन बाद में वह भी अर्नव की किस में खो गई। उसने अर्नव को खुद की तरफ पुश कर दिया, लेकिन अर्नव ही किस कर रहा था, सरगम कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। जिस पर अर्नव उठा और बोला, ये अजीब बातें हैं सरगम, पिछले 3 साल से मैं तुम्हें किस कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें अभी तक ठीक से किस करना नहीं आया।
सरगम उठी और बोली, तो सीख तो रही हूँ। अर्नव ने कहा, क्या सीख रही हो? 3 साल हो गए, अब तक तुम्हें प्रो बन जाना चाहिए था। सरगम ने अर्नव का चेहरा पकड़ा, जो गुस्से से फूल गया था, और अपने चेहरे के पास किया। उसने कहा, सॉरी हीरो, लेकिन क्या करूं? आपके होंठ इतने बड़े बड़े और सख्त हैं और मेरे होंठ कितने छोटे छोटे, प्यारे, मासूम फूल जैसे और नादान हैं। अभी इन्हें एक साथ मिलने में एडजस्ट करना पड़ता है। जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही हूँ, तो ट्राई कर रही हूँ। थोड़ी और बड़ी हो जाओगे तो किस में परफेक्ट हो जाऊंगी। सॉरी, अभी आपको कुछ समय अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। बाद में मैं भी करूंगी। अभी प्लीज इस किस को चालू किया है, तो उसे अच्छे से कंप्लीट करो और फिर मुझे पढ़ाओ। अर्नव का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सरगम ने कहा, तो उसने सरगम के होठों पर वापस अपने होंठ रख दिए। सरगम सब कुछ सोच रही थी और अर्नव के हाथ उसकी कमर और पेट पर अपनी हरकतें करने लगे थे। लगभग 2.5 घंटे के सफर के बाद कार स्कूल के बाहर आकर रुकी। सरगम कार से उतरी और पहले सारिका के गालों पर किस किया। फिर विशिष्ट की साइड जाकर उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू पापा छोड़ने के लिए। उतरकर आ रही थी, वो स्कूल के अंदर जाकर बैठ गई क्योंकि अर्नव के स्कूल के अंदर जाने का टाइम नहीं आया था। सरगम अपना फोन लेकर स्कूल के अंदर चली गई और देखा कि स्कूल को बहुत अच्छे से फेयरवेल के लिए सजाया जा रहा था। फिर वो अपनी 12th साइंस की क्लास में चली गई। सरगम को साइंस लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्ट्स में जाकर उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि वो लर्निंग में अच्छी नहीं थी। वो प्रैक्टिकल में अच्छी थी और साइंस में लर्निंग कम और प्रैक्टिकल ज्यादा था। सरगम मैथ में कितनी अच्छी थी, वो भी अर्नव बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए कॉमर्स लेने के लिए भी अर्नव ने मना कर दिया था। अब सिर्फ साइंस ही बचा था और सरगम को सच में साइंस पसंद आ रही थी और समझ आ रही थी। उसने नॉन मेडिकल लिया था। अभी तक तो सरगम का दिमाग ही चल रहा था कि वह आगे चलकर म्यूजिक में अपना करियर बनाएगी, लेकिन जब उसने नॉन मेडिकल लिया तो सारिका और विशिष्ट को लगा कि उसे इंजीनियरिंग या फिर आगे चलकर किसी कंपनी के बिजनेस कंसल्टेंट या खुद की कोई छोटी सी कंपनी खोल देगी। बाकी उन्होंने सारा सरगम के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर उसे म्यूजिक में ही जाना है तो म्यूजिक में जा सकती है। सरगम अंदर आए तो उसने देखा कि क्लास में कोई भी नहीं था, बस क्लास को सजाया हुआ था। उसने कहा, यह क्या बात हुई भला? निमृत ने तो कहा था कि वो पहुंच गई है स्कूल, तो अभी तक आई क्यों नहीं है? तभी पीछे से किसी ने आकर उसे कसकर पकड़ा और उसके गाल को किस करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे सरगम। तभी अचानक से डेकोरेशन बॉक्स के फूटने की आवाज आने लगी और क्लास में हल्ला गुल्ला होने लगा। सारे स्टूडेंट आ गए थे। आज उनके साथ साथ सरगम का 18th बर्थडे भी था और जो फेयरवेल की पार्टी दे रहे थे और फेयरवेल में थे, टीचर्स को सरगम के बर्थडे के बारे में पता था। टीचर्स भी उसे विश करने के लिए आए थे और उसके लिए सरप्राइज रेडी किया था। टीचर्स ने भी उसे हैप्पी बर्थडे विश किया, तो सरगम ने उन्हें भी थैंक यू बोल दिया। निमृत और सरगम एक जगह जाकर बैठ गए। निमृत ने उसे हल्का सा मारते हुए कहा, तू तो छा गई आज। फेयरवेल भी है, आज तेरा बर्थडे भी है और आज रात को तू पार्टी भी ले रही है, वह भी अपने हीरो से। पर तूने ये गलत किया, मुझे नहीं बुला रही। सरगम बोली, तू खुद नहीं आना चाहती, मैंने तो कहा था कि आज। तभी निमृत बोली, मुझे कहीं जाना है। सरगम बोली, तुझे कहाँ जाना है? हफ्ते में एक दिन तो कहीं ना कहीं जाती ही जाती है, और जब तेरे घर पर फोन करूं तो तेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि वह अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के घर चली गई है। तू किसके घर जाती है? और तेरी कौन सी बेस्ट फ्रेंड आ गई? देख, अगर तूने मेरे साथ दगाबाजी की ना निमृत, तो मैं तुझे छोड़ दूंगी और तेरी चुटिया काट दूंगी। निमृत ने अपने बाल पकड़ लिया और कहा, पागल है क्या? मेरी और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, तू ही है बस। सरगम बोली, तो ये कौन सी फ्रेंड है जिसके घर तू रहने चली जाती है? मेरे घर तो कभी रहने के लिए नहीं आए। निमृत बोली, अभी है, एक नहीं बता सकती, बाद में बता दूंगी। सरगम ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और कहा, कहीं तूने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? निमृत की सांस अटक गई और बोली, पागल है क्या? मैं क्यों कोई बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। सरगम बोली, तू इतना हकला क्यों रही है? देख, अगर सच में कोई बॉयफ्रेंड है ना तो बता दे, वैसे भी मैं तेरे बॉयफ्रेंड को कोई खा नहीं जाऊंगी, मेरे पास मेरा हीरो पहले से है, बताओ ना। निमृत ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, है मेरा एक बॉयफ्रेंड। सरगम बोली, कौन है, बताओ। निमृत बोली, बता दिया ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है,
जब टाइम आएगा तो बता दूंगी कि कौन है, और तू ना उसे बहुत अच्छे से जानती हो। सरगम कंफ्यूज हो गई और बोली, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बता ना कौन है। उसने कहा, बता दूंगी ना, अभी नहीं। वैसे भी समय से पहले या समय के बाद किया हुआ काम या बात कोई वैल्यू में रखती है, इसलिए जब समय आएगा तो बता दूंगी। सरगम ने उसके कंधे पर मारा और बोली, हद बेशर्म लड़की, बता भी नहीं सकती और मेरे पीछे पड़ी रहती थी। तेरा क्रश कौन है? तेरा क्रश कौन है? और एक दिन मेरे पीछे पीछे कॉलेज तक आ गई थी जानने के लिए कि मेरा क्रश कौन है। निमृत बोली, वो क्या है ना कि तुझसे बातें छुपाई नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं छुपाने में माहिर हूं। थोड़ी देर में टीचर्स आना शुरू हो गए। पहले बहुत सारे गेम्स खिलाए गए। फिर प्रिंसिपल आए और बोली, तो सबको पता है कि आज के स्पेशल चीफ गेस्ट बोर्ड है। वो स्पेशल चीफ गेस्ट इसी स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं और फिर सामने जो कॉलेज है वहां पर पढ़ चुके हैं, और अब वो बहुत ही रिप्यूटेड और फेमस एशिया के मशहूर बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं। तो सब जान ही गए होंगे, लेकिन अभी उनका नाम यहाँ अनाउंस नहीं होगा, वो ऑडिटोरियम में होगा, क्योंकि वो ऑडिटोरियम में ही आएंगे डायरेक्टली। तो गर्ल्स चलो और ऑडिटोरियम में जाओ, और 11th क्लास के स्टूडेंट ऑलरेडी चले गए हैं। सारी लड़कियां और लड़के खड़े हुए और ऑडिटोरियम की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में सरगम को कुछ जानी पहचानी सी शक्ल नजर आई। उसने निमृत को थोड़ा साइड किया और उसे तरफ जाते हुए बोली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर विशेष, राइट? विशेष, जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा था, मुस्कुराकर बोला, हाय सरगम, कैसी हो? सरगम ने कहा, मैं अच्छी हूं। कैसे हो आप? आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं बनी? और मेरे चार्ट और लिरिक्स क्या किया आपने? विशेष ने कहा, तुम्हारे चार्ट को तो मैंने अपने घर पर फ्रेम कर लिया। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे पर चार्ट देने के लिए। और जो तुमने मुझे लिरिक्स दी थी वो मैंने संभाल कर रखी हुई है। जब भी मेरा मूड थोड़ा खराब होता है ना, तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ और मेरा मूड एकदम ठीक हो जाता है। सरगम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बोला, थैंक यू सो मच। इसके बाद विशेष ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसकी नज़र कुछ पल के लिए सरगम की गोरी कमर पर आकर ठहर गई। सरगम को ये थोड़ा अजीब लगा और उसने अपनी साड़ी को थोड़ा सा खींचकर अपने पेट को ढक लिया। विशेष ने कहा, सॉरी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो ना इसलिए। सरगम बस इस पर मुस्कुराई और बोली, और वो आज 12th क्लास का फेवरेट है ना, तो साड़ी पहनी है। ये सुनकर विशेष ने कहा, अच्छा। सरगम ने सवाल किया, वैसे आप यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि यह कॉलेज तो आपका कब का खत्म हो गया है। विशेष ने कहा, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ तुम्हारे इस फेयरवेल का। सरगम की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, आप ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन आपको तो म्यूजिक बहुत पसंद था, आप उस लाइन में क्यों नहीं गए? विशेष ने कहा, गया था, 1 साल स्ट्रगल भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय मेरी फैमिली मुझे सुनाने लगी थी कि अगर म्यूजिक में जाना है तो बहुत स्ट्रगल है, फिर फैमिली को छोड़ दो, तुम्हारे चक्कर में हम भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। यह वो बहुत सारे फैमिली सोच है, तो मैंने छोड़ दिया और ऑर्गेनाइजेशन बन गया। 1 साल प्रैक्टिस की और अब देखो, परफेक्ट ऑर्गेनाइजर हूँ। तुम ये सब देख सकती हो कि तुम्हारा स्कूल कितने अच्छे से सजाया गया है, और आगे चलकर जब तुम सामने वाले कॉलेज में जाओगी तो वहां पर भी तुम्हारे फेयरवेल और फ्रेशर्स के लिए मैं ही ऑर्गेनाइज करूंगा। सरगम ने अपना सिर हिलाया और बोली, कर लेना, लेकिन मैं उस कॉलेज में नहीं जाने वाली। विशेष ने कहा, क्यों? इतना अच्छा तो कॉलेज है, इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। सरगम बोली, हाँ, आई नो कि वो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, लेकिन मैं वहां नहीं जाने वाली, मैं कहीं और जाऊंगी। उसके बाद सरगम ने कॉलेज को देखते हुए अपने मन में सोचा, वहां गई तो हर दिन हर पल हीरो की याद आएगी, और हीरो तो अपनी कंपनी में बिजी है, वो थोड़ी मेरे लिए यहां आएंगे। इसके बाद सरगम ने विशेष को देखा और कहा, ठीक है, तुम्हें ऑडिटोरियम में चलना है। विशेष ने कहा, मैं भी तो वही जा रहा हूं, तो फिर हम साथ में चलते हैं। सरगम ने सिर हिलाया और फिर दोनों ऑडिटोरियम की तरफ एक साथ चलने लगे। स्कूल का ऑडिटोरियम बहुत बड़ा था। सरगम और निमृत थर्ड लाइन में बैठे हुए थे, वह भी एक साथ। सामने स्टेज पर इंग्लिश की टीचर थी जो एक स्पीच दे रही थी। सरगम, निमृत के साथ साथ क्लास के सारे स्टूडेंट्स फेडअप हो रहे थे। निमृत ने अपना सिर सर करके कंधे पर रख दिया और बोली, यार, ये टीचर्स फेयरवेल वाले दिन हमें क्यों इतना भाषण सुनवा रहे हैं? क्या मिलेगा हमें ये भाषण सुनकर? और टॉपिक भी कैसा चुना इन्होंने, बिजनेस या बिजनेस के ऊपर हमें सुनवा रहे हैं। मानती हूँ कि बिजनेसमैन के गेस्ट बनाए,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बिजनेस की सीख देंगे। हमें नहीं करना बिजनेस, हमें 9 से 5 जॉब करनी है बस। सरगम ने कहा, मुझे नहीं करनी। मुझे तो म्यूजिशियन बनना है और अलग अलग एक्ट्रेसेस को अपनी आवाज देनी है। मुझे अपनी आवाज का जादू पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में खेलना है। मैं फेमस फेस करना चाहती हूँ आने वाले 3-4 सालों के बाद। इसीलिए प्लीज 9 से 5 जॉब वाली बात मेरे सामने मत करना, क्योंकि मुझे नहीं होगा। निमृत हंसी और बोली, और तेरा हीरो तुझे जाने देगा बॉलीवुड इंडस्ट्री में आवाज देने के लिए, क्योंकि वह तो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या वो तुझे अकेला छोड़ देगा? सरगम बोली, कौन सा, मुंबई से बाहर रह रहे हैं? मुंबई में तो रह रहे हैं हम सब, और वैसे भी आधे से ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में भरी पड़ी है। वहां कुछ ज्यादा लोड होगा। बस मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा और मैं कर लूंगी। मुझे कोई इशू नहीं है। जिस काम में आपकी रुचि हो उसके लिए तो स्ट्रगल करने पर मुझे कोई इशू नहीं है। निमृत बोली, गुड स्पिरिट, पर देखते हैं कब तक तेरी स्पीड अच्छी रहती है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि तेरा हीरो तुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में भेजेगा। मतलब पोजीशन बना दे, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसी घटिया इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से वह तुझे नहीं भेजेगा। तुझे पता है ना कि वहां पर स्पेशली लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? सरगम बोली, बेस्ट पॉइंट है कि मेरे पास मेरा हीरो है। वो मुझे बहुत ही आसानी से बॉलीवुड के अच्छे एरिया में एंटर करवा देगा, और उसके बाद वहां करूंगी मैं अपना स्ट्रगल, क्योंकि मुझे एकदम से ऊंचा नहीं बनना है। मुझे भी मेहनत करनी है, लेकिन हाँ, गलत रास्ते पर नहीं जाना। मुझे पता है कि मेरा हीरो मुझे गलत रास्ते पर कभी नहीं जाने देगा। वो दोनों आपस में लगी हुई थी और उनके साथ ही तान्या और माया बैठी हुई थी। तान्या बस सामने देख रही थी। उसे भी वह भाषण बोरिंग लग रहा था, लेकिन वो सुन रही थी क्योंकि भाषण में आधी से ज्यादा और लव की तारीफ थी। और लोगों ने 2 साल के अंदर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उन्हें बहुत सारे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते थे। वो महीने में एक बार विदेश की यात्रा भी करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी सामने से अर्नव को ऑफर दिया करती थी। विक्रम को भी गर्व होने लगा था अर्नव पर कि यह मेरा बेटा है और इसने हमारे बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। विक्रम इस बिजनेस को सिर्फ इंडिया में ही फैला सके थे, लेकिन अर्नव ने इंडिया के बाहर एशिया में और एशिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में बिजनेस को लगभग फैला दिया था। और जहां ये बिजनेस नहीं फैला था, उसका मतलब ये था कि अर्नव अपना बिजनेस वहां चाहता ही नहीं है। अपना भाषण खत्म करने के बाद टीचर बोली, तो प्लीज वेलकम द चीफ गेस्ट ऑफ द टुडे स्पेशल ओकेजन ऑब्जर्वली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। प्लीज वेलकम मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा। सबने तालियां बजाईं और सरगम ने भी तालियां बजाईं। तान्या ने भी ताली बजाई और वे दोनों सामने देखने लगी, जहां से अर्नव स्टेज पर चढ़ रहा था। वह भी वीआईपी एरिया की तरफ बैठा हुआ था, जो सरगम की ओर से 2 रो दूर था। रूम में सिर्फ अर्नव, प्रिंसिपल और 2 टीचर्स बैठे हुए थे। सरगम प्यार से अर्नव की नजर उतारते हुए बोली, हाय मेरा प्यारा हीरो, कितना हैंडसम लगता है ना? निमृत बोली, हाँ बहुत प्यारा लगता है। तभी स्टेज पर मेघ चढ़ गया, जो अर्नव का असिस्टेंट था। निमृत की नजर बस मेघ पर थी। अचानक से जब सरगम बोलते बोलते रुक गई, तो उसने निमृत को देखा और फिर उसकी नजरों को फॉलो करते हुए स्टेज पर देखा। वहां पर मेघ खड़ा था और उसने मन में सोचा, अच्छा बच्चू, तो ये है वह जिसे तूने अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। बताती हूँ तुझे फिर, फेयरवेल खत्म हो जाने से पहले, क्योंकि मुझे फेयरवेल में अपना मूड नहीं खराब करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।